हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 23वां अध्याय, छुपा सच, खतरनाक खेल। रात धीरे धीरे उतर रही थी। मैं अपने विला के बेडरूम में बेड के किनारे बैठी थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी, पर मेरे चेहरे पर अंधेरा सा था। आज का पूरा दिन, राहुल, आरव, पार्टी का वेन्यू, सब कुछ एक पहेली की तरह मेरे दिमाग में घूम रहा था। राहुल मुझसे कुछ तो छुपा रहा था। मेरे मन में बस यही बात चल रही थी। मेरी आंखों में कंफ्यूजन भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। मैं अचानक उठी और धीरे धीरे बैल्कनी की तरफ बढ़ गई। शहर मेरे सामने फैला हुआ था। दूर से आती रोशनियां, ऊंची ऊंची इमारतें टिमटिमा रही थी, पर उस रोशनी के बीच मुझे सिर्फ अंधेरा महसूस हो रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। मेरे बाल धीरे से हिल रहे थे। मेरी नजर सीधे नीचे जाकर रुकती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर है नहीं। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मैं धीरे से मुड़ती हूँ और दरवाजे पर राघव खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा। राघव के चेहरे पर वही पहले वाली शांति नहीं थी। आज वो बहुत सीरियस था, बहुत ज्यादा। मैंने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, डैड, आप इस वक्त? राघव सीधे अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है, और बिना समय गवाए वो सीधा मेरे पास बैल्कनी में आ जाता है। नताशा, हमें बात करनी होगी अभी। आसपास एक गहरी खामोशी छा गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? राघव मेरी आंखों में देखते हुए बोला, राहुल जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी तरह से जम गई। मतलब? राघव ने एक गहरी सांस ली। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो अकेला नहीं है। वो एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहा है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन? राघव ने आगे कहा, और वो कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है। ये लोग दुनिया के सबसे खतरनाक नेटवर्क्स में से एक हैं। बैल्कनी में आती हवा और भारी हो गई। राघव ने धीरे से आगे झुकते हुए कहा, और सबसे जरूरी बात, हिडन सर्वर का रास्ता राहुल के केबिन से ही जाता है। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या? राघव ने सीधे होते हुए कहा, मैंने उसके केबिन में हिडन कैमरास तो लगा दिया था, पर बाई तरफ एक ब्लाइंड स्पॉट रह गया। कैमरा उस जगह को कवर नहीं कर पा रहा। रास्ता वहीं से है। मेरा दिमाग अब बहुत तेजी से दौड़ रहा था। मैं उस जगह को याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे याद आया, जब मैं आज सुबह राहुल के केबिन में चल रही थी, मैंने दाईं ओर तो पूरा स्कैन किया और वहां कुछ नहीं था, पर जैसे ही बाईं ओर मुड़ने वाली थी, राहुल मेरे पास आ गया और मुझे वहां से ले गया था।
राघव ने आगे कहा। उस हिडन सर्वर में कुछ कोडिंग्स हैं जिनमें फॉरेन सर्वर का लोकेशन छिपा है। जब तक वो सर्वर नहीं मिलता हम उन तक नहीं पहुंच सकते। राघव ने और गंभीर होते हुए कहा। और नताशा, अगर उन्हें तुम पर जरा सा भी शक हुआ। वो मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला। तो वो तुम्हें बिना किसी वार्निंग के एलिमिनेट कर देंगे। मेरे हाथ हल्के से सख्त हो गए, पर मेरी आंखों में डर नहीं, दृढ़ निश्चय था। नताशा को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है, मैंने अपने मन में दोहराया। मैंने खुद को सामान्य करते हुए राघव से पूछा, आपको राहुल पर इतना शक क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसा है जो मैच नहीं हो रहा। उसने अपने फोन पर एक डॉक्यूमेंट खोलते हुए कहा। मैंने राहुल ओबरॉय का पूरा बैकग्राउंड चेक किया। परफेक्ट रिकॉर्ड, नो क्रिमिनल हिस्ट्री। इंडिया, यूएसए, दोनों जगह क्लीन इमेज। वो बैच टॉपर था। मैं शांति से सारी बातें सुन रही थी। राघव ने आगे कहा। इंडिया आने के बाद उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। फिर अचानक वो 20 दिनों के लिए गायब हो गया। मेरा ध्यान गहराता जा रहा था। कहाँ? मैंने हैरानी से पूछा। 20 दिन जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, राघव ने कहा। ना लोकेशन, ना कोई एक्टिविटी और ना किसी से कांटेक्ट। एक पल के लिए खामोशी गहरी हो गई। फिर राघव ने धीरे से कहा। और 20 दिन बाद वो वापस आया। आते ही वो सीधा एक ऐप पर काम शुरू करने लगा जिसे उसने समाधान के नाम से लॉन्च किया। कोई बिहेवियर चेंज? मैंने पूछा। राघव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। कुछ भी नहीं। ना आदतें, ना बात करने का तरीका, ना पर्सनालिटी। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। पर कुछ हुआ था। राघव ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। और वही सबसे खतरनाक बात है। उन 20 दिनों में कुछ तो हुआ था जो राहुल इतना बदल गया, या शायद कोई और उसकी जगह आ गया। मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी, पर मेरा दिमाग सारी कड़ियों को जोड़ रहा था। हमारी बातें अब खत्म हो चुकी थी। राघव दरवाजे की ओर जाने लगा, पर जाते हुए थोड़ा रुक जाता है। तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना होगा। एक गलती और सब खत्म। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये खेल अब बहुत आगे बढ़ चुका है। राघव वहां से चला गया। रात और गहरी हो चुकी थी। शहर अब भी चमक रहा था, पर अब मुझे सच दिखने लगा था। मैं अपने बेड पर जाकर सो गई। रात के बाद सुबह का पहला उजाला धीरे धीरे शहर में फैल रहा था। मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। मेरे दिमाग में राघव की कई बातें घूम रही थी। राहुल, हिडन सर्वर और वो 20 दिन। सूरज की किरण मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। बेड से उठते ही मैंने अपना सीक्रेट फोन उठा लिया। हाथ में फोन लेकर मैं कॉल करने ही जा रही थी कि अचानक एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया।
उस मैसेज में बस एक ही बात लिखी थी, हमें मिलना होगा। फिर कुछ ही सेकंड्स में एक और मैसेज आया। उसमें लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स थे। मैं कुछ देर के लिए फोन की स्क्रीन देखती रही। एक अननोन लोकेशन, शहर से काफी दूर, एक कंप्लीटली आइसोलेटेड जोन। बिना कोई पल गवाए मैं तुरंत अपने बेड से उठी, तैयार होने चली गई और सुबह सुबह ही वहां के लिए निकल पड़ी। मैं धीरे धीरे शहर से बाहर आ रही थी। इमारतें कम होती जा रही थी, रास्ते धीरे धीरे सुनसान हो रहे थे और फिर वो लोकेशन आ गई। मैं अपनी कार से उतर गई और सामने देखा, सिर्फ एक खुला मैदान, ना कोई इमारत, ना कोई गोडाउन और ना ही कोई इंसान। दूर दूर तक सिर्फ खाली मैदान। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने मन में बुदबुदाया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, हर दिशा की ओर देख रही थी, पर चारों ओर बस एक गहरा सन्नाटा, कोई भी नहीं। कहीं कोऑर्डिनेट्स गलत तो नहीं, या फिर कहीं मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गई। मैं इतना सोच ही रही थी कि तभी मेरे सीक्रेट फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन मैसेज आया। मैंने तुरंत उस मैसेज को ओपन किया। उसमें लिखा था, जहां तुम खड़ी हो वहां से 100 मीटर बाईं ओर जाओ, एंट्री गेट मिल जाएगा। मैं एक सेकंड के लिए रुकी। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, पर दूर दूर तक खाली मैदान के सिवा और कुछ नहीं था। फिर मैं बिना कोई पल गवाए अपनी दाईं ओर चली गई, पर वहां भी मुझे कुछ नहीं दिखा, ना कोई गेट, ना कोई साइन, सिर्फ वही खाली मैदान। मेरे मन में अब बस एक ही बात चल रही थी, ये कैसा मजाक है? अगर मिलना ही नहीं था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने अपना फोन निकाला, पर मेरे किसी भी फोन में कोई सिग्नल नहीं, इवन मेरे सीक्रेट फोन में भी सिग्नल नहीं। शायद यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग जैमर लगा है, मैंने मन में दोहराया। मैं वहाँ आसपास देखने लगी, तभी मुझे कुछ अलग से महसूस हुआ। एक आवाज, मेरी हील्स की आवाज। अब तक जो आवाज धीमी थी, अब वो थोड़ी अलग लगने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जहां मैं पहले खड़ी थी, वहां से यहाँ तक मेरी हील्स के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, और यहाँ मेरी हील्स के निशान बहुत हल्के थे। आवाज भी अलग, जैसे वो जमीन कुछ और थी और ये जमीन कुछ और है। मैंने बहुत ध्यान से नीचे की ओर देखा, ये जमीन नहीं है। मैं तुरंत नीचे की ओर झुकी, अपने हाथों से सरफेस को फील करने लगी, और अचानक मेरी उंगलियों में कुछ टच हुआ, एक बटन। मैंने बिना देरी के उस बटन को प्रेस कर दिया। जमीन का एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा, एक सुरंग, अंदर से आती एक हल्की रोशनी, और उस रोशनी में सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थी। मैं तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगी। मेरे नीचे जाते ही ऊपर का गेट अपने आप बंद हो गया। सीढ़ियां खत्म हो गई और सामने था एक ऑटोमेटिक ग्लास डोर, बिल्कुल किसी एमएनसी ऑफिस जैसा सेटअप। ग्लास डोर के पास एक पाम स्कैनर था। मैंने बिना किसी झिझक के अपना हाथ उस पर रख दिया। एक्सेस ग्रांटेड। दरवाजा खुल गया। जैसे ही मैं अंदर आई, आसपास देखा और मैं चौंक गई। जमीन के नीचे एक फुल्ली फंक्शनल ऑफिस, एक बड़ा हॉल और उसमें बने कुछ छोटे छोटे ग्लास के केबिन्स। सेंट्रल एसी की हवा पूरी जगह में फैल रही थी। काफी सारे सिस्टम्स और काफी सारे लोग, हर सिस्टम पर कोई ना कोई किसी काम में बिजी। लाइव मॉनिटरिंग, डेटा ट्रेसिंग, और सामने एक बड़ा सा स्क्रीन जहां मल्टीपल लाइव फीड्स चल रहे थे। मैं हैरानी से खड़ी वहां सब कुछ देख रही थी। तभी मेरे सामने मेरी टीम की वही मेंबर आती है। काव्या, ये सब क्या है? ये लोग कौन हैं? काव्या कुछ बोलती उससे पहले पीछे से एक भारी आवाज आई।
नताशा, फाइनली तुम यहाँ आ ही गई। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मैं हैरान हो गई। मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा था। मेरी सांसें धीमी हो गई। वो अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस क्या था और वहां नताशा को क्यों बुलाया गया था? आखिर वो कौन था जो नताशा का इंतजार कर रहा था? क्या राहुल ओबेरॉय सच में वही है या उन 20 दिनों में उसकी जगह किसी और ने ले ली? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।